हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको बेटा कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे आपके 2011 से 23 तक के, बेटा वो टेलीग्राम चैनल पे आज ही अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और लिंक मैंने जो है टेलीग्राम का नीचे दे दिया है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल आप लोग जल्दी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसे मैंने पिन भी कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन ईवीएस का कहता है कि कक्षा की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के जिले का मानचित्र छपा है, ठीक है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। उस पर लिखा हुआ है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 110 मीटर है, ठीक है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहता है कि यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पटेला बुर्ज के बीच की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दे दिया है, इसलिए घबराना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है ये। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि एक पेंसिल कितने रुपए की है, 2 रुपये की है। एक पेंसिल 2 रुपये की है। और अगर मैं पूछूं 5 पेंसिल कितने की होगी, तो आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई तो करोगे ना, 5 2 10, यानी कि 10 रुपये की होंगी। तो बेटा सेम कंसेप्ट यही लगेगा इसमें। यही कह रहा है कि वो कि पैमाना 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है, और कितने सेंटीमीटर की वैल्यू पूछ रहा है, 15.4 सेंटीमीटर की वैल्यू पूछ रहा है। बस इतना सा कंसेप्ट समझना है आपको बेटा। क्वेश्चन लंबा इसलिए दे दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो हमें जो दे रखा है उसने 15.4 सेंटीमीटर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 110 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब 1 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा। मैंने आपको 11 की ट्रिक बताई थी कि किसी भी नंबर की 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं। देखो 4 का 4 आ जाएगा आपका, 4 में 5 ऐड कर दो 9 आ जाएगा आपका, 5 में 1 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 1 का 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। और 0 तो लगा वही है, पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए आप लोग, तो कितना आ जाएगा आपका। अच्छा एक बात और, सारे जो ऑप्शन है आपके वो काय में है, देखो किलोमीटर में है, और जो हमारा आंसर आ रहा है बेटा किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। तो मीटर को किलोमीटर में करना है, यानी कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करते हैं तो डिवाइड करते हैं, चूँकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, यानी कि 1.694 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1.694 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग मनाई जाती है। कहता है गुजरात में मनाई जाती है, बिहार में, महाराष्ट्र में, या केरल में। बेटा मधुबनी जो पेंटिंग है आपकी कहाँ मनाई जाती है, बिहार में मनाई जाती है, ठीक है बेटा। इसके बारे में काफ़ी मैं एक्सप्लेन पहले की वीडियो में भी कर चुका हूँ, इसलिए देर नहीं लगाऊंगा, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता, यानी कि पाल नहीं सकता, कहता है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बेटा, जैविक विविधता या जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, या वन संरक्षण अधिनियम 1980। देखो अगर आप ऑप्शन नहीं आता, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब भी ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ या पाल नहीं सकता, वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम की जो अनुसूची है आपकी, कौन कौन सी अनुसूची है आपकी, 1 2 3 और 4 में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्या है, जड़ निकालना आसान हो जाएगी। मैं आपको तने की ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तना भी दिया गया है, ठीक है। तो तने की ट्रिक क्या है, तना की फसल की ट्रिक, ठीक है। लिख देता हूँ, क्या है, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, ठीक है बेटा। तो हद से क्या आ जाएगा आपका, हल्दी आ जाएगी, ठीक है बेटा। कर से क्या आ जाएगा,
केसर आ जाएगा। दी से आदि छोड़ो, आ से आलू, पा से प्याज आ जाती है। ठीक है, इतनी ट्रिक के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आपका प्याज लहसुन आ जाता है, आपका अदरक भी आ जाती है। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बाकी आपको ट्रिक में से मिल जाएंगी आपकी चीज़ें। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि जड़ों के बारे में पूछ रहा है। देखो, चुकंदर, आलू, अदरक। मैंने अभी आपको बताया आलू और अदरक क्या है, हमारा तना है, ये ऑप्शन नहीं होगा। गाजर, हल्दी, अदरक। हल्दी और अदरक अभी तना बताया, ये ऑप्शन नहीं होगा मैंने। शकरकंदी, मूली, हल्दी। हल्दी अभी मैंने बताया कि तना होगा, इसलिए नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, गाजर, चुकंदर, मूली, जो हम जड़ के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। कहता है कि स्वतः आकलन क्या है। CCE है बेटा, सीखने के समान अवसर हैं। सीखने का आकलन होगा बेटा यहाँ पे, और सीखने के लिए आकलन होगा आपका। ठीक है बेटा, देखो, सीखने के समान अवसर, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, तीनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, सीखने का आकलन क्या होता है आपका। सीखने के लिए जो टैग वर्ड होता है के लिए, या इसके अलावा आता है के दौरान। ठीक है, के लिए, के दौरान, यानी कि मतलब होता है, सॉरी, के पहले और के दौरान, के पहले और के दौरान, यानी कि जब हम आकलन शिक्षण से पहले और बाद शिक्षण के दौरान ही करते हैं, तब वो हमारा सीखने के लिए आकलन कहलाता है। जबकि सीखने का आकलन क्या कहलाता है, के बाद, के बाद, यानी कि शिक्षण के बाद जब आकलन किया जाता है, तब क्या कहलाया जाता है, सीखने का आकलन कहलाया जाता है। और जब बेटा सीखने के दूसरा ऑप्शन बचता है आपका कि सीखने के समान अवसर। सीखने का समान अवसर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपना स्वयं का आकलन करता है। अब मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। यानी कि एक बावर्ची क्या कर रहा है, रसोई घर में खाना बना रहा है। उसने क्या करा, चम्मच से सूप निकाल के और थोड़ा सा चखा। उसने देखा कि नमक ज़्यादा है या कम है। उसने देखा कि नमक ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो जो है बेटा खुद के स्वयं का आकलन कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, सीखने का आकलन का मतलब होता है के बाद, यानी कि शिक्षण के बाद आकलन करना। और सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है के दौरान, यानी कि चलते हुए शिक्षण के दौरान करना, और के पहले यानी कि उससे पहले कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। किस्से, कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा का निर्देशन। देखो, मैंने बताया था कि कक्षा में निर्देश नहीं चलना है, व्याख्या नहीं चलेगी। पाठ्यपुस्तक का पठन करने से केवल हम रीडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन केवल हम रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे प्रभावशाली युक्ति नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, किस्से, कहानियाँ। इससे क्या होता है ना, बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास होता है। बच्चे जो होते हैं कहानी की तरफ जल्दी प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश में है। बेटा, राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड के कहाँ पर, देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ये जो उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल है, इसे वर्ष 1983 ईस्वी से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे। ठीक है, कौन कौन से थे, एक राजाजी था, एक मोतीचूर था, तथा एक पिल्ला था। वर्ष 1983 में तीनों अभयारण्य को एक साथ मिला दिया गया। तो 3 इसमें थे, कौन कौन से थे बेटा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। नंबर 1 क्या था, 1983 से पहले ये जो थे बेटा 3 थे। अब ये क्या क्या थे, एक बार मैं लिख देता हूँ। राजा जी, तो पहला तो यही हो गया राजा जी। ठीक है, पहला। दूसरा है आपका मोतीचूर, और तीसरा हो गया आपका पिल्ला। और उसके बाद से 1983 के बाद से क्या हुआ बेटा, इनको एक कर दिया गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, या ज्वारीय ऊर्जा। देखो बेटा, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक अनवीकरणीय होता है और एक क्या होता है आपका नवीकरणीय होता है। तो दोनों में समझ लीजिए, नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। ठीक है बेटा,
देखो जिन प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन किया जा सकता है, ठीक है, जिनके द्वारा किया जा सकता है उसे हम नवीकरणीय कहते हैं, और जिसका पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए फिर से, जिन चीज़ों का पुनर्स्थापन किया जा सकता है बेटा उन्हें हम नवीकरणीय बोलते हैं, और जिनका पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है उन्हें हम अनवीकरणीय बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी प्राकृतिक गैस हैं वो अनवीकरणीय ऊर्जा का क्या होती हैं, रूप होती हैं। यानी कि अनवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता है। ये संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं, है ना। जैसे इसके उदाहरण के लिए, जैसे कि मैं कोयला बोल दूँ, कोयला एक बार जल जाता है बेटा, दोबारा कोयला नहीं बन पाता है, लेकिन हाँ कई सालों उसके बाद जब वो राख बन जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, पेड़ निकल आते हैं, फिर वो इस तरीके से बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पेट्रोलियम जल जाता है तो दोबारा नहीं बनता है, प्राकृतिक गैस ही हो गई। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहता है लक्षद्वीप है, नागालैंड है, पुडुचेरी है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव है। बेटा पुडुचेरी जो है आपका वो बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी मूलतः 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है, पुडुचेरी शहर है ना, कराईकल है, यानम है और माहे है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पुडुचेरी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि समीर को जुकाम है, वे अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, ये कारण क्या हो सकता है। देखो बेटा, ऑप्शन कहते हैं कि वे पीले संवेदनशील नहीं है, ये थोड़ा, ये बेटा यहाँ पे पीले है, संवेदनशील नहीं है, स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं, या जुखाम से उनकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, या जुखाम आपकी स्वाद कलिकाओं को सुन्न कर देता है। बेटा होता क्या है कि समीर को जुखाम है, वे अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है। इसका कारण ये है कि जुखाम से उसकी सूंघने की जो अनुभूति है बेटा क्या हो गई, प्रभावित हो गई है, क्योंकि स्वाद एवं गंध की अनुभूति परस्पर क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तथा स्वाद की धारणा के लिए हमारी गंध एवं स्वाद दोनों की अनुभूति होने की आवश्यकता होती है। ऐसे में जुकाम होने पर क्या होता है, सूंघने की क्षमता खत्म होने पर पीड़ित व्यक्ति भोजन का स्वाद भी नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका